हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वीडियो देख रहे होंगे और अच्छा लग रहा होगा। आज हम लोग फिफ्थ यूनिट का सेकंड लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। इसके बाद एक या दो वीडियो और लगेंगी जिसमें वर्चुअल 8 को हम लोग वर्चुअल 86 मोड को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टास्क लिंकिंग और उसके अलावा फिर बिजी और टास्क स्विचिंग वगैरह थोड़ा बहुत रहेगा। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगी, कोशिश करेंगे जल्दी से ख़त्म करने। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा टास्क लिंकिंग। देखो, टास्क लिंकिंग का मतलब क्या है? ये कैसे हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है वो एक टास्क को दूसरे टास्क से लिंक कर रहा है। समझ आई बात? यानी एक टास्क जो है वो दूसरे टास्क से कैसे लिंक्ड है। और टास्क लिंकिंग कब हो? जब कोई एक हमारा प्रोग्राम चल रहा है, उसके बीच में हम किसी दूसरे प्रोग्राम को कॉल करें। ठीक है, तो ये दोनों टास्क लिंक्ड है। समझ आई बात? अगर क्यों क्यों लिंक्ड है? क्योंकि जब ये खत्म हो जाएगा तो ये वापस आएगा इसी के पास। समझ आई बात? कि अगर ये हमारा प्रोग्राम जो है, जैसे ही ये वाला प्रोग्राम खत्म होगा तो हमारा जो टास्क है वो वापस इसके पास आ जाएगा। सही है? तो जैसे ही हमारा एक टास्क खत्म होगा वैसे ही वापस ही हमारे पास जो टास्क था जो चल रहा था उसके बाद वापस आए, क्योंकि ये इससे लिंक है। ठीक है, तो लिंक टास्क टास्क लिंकिंग कब होती है? जब टास्क स्विचिंग होगी। ठीक है ना? और टास्क स्विचिंग कब होती है? टास्क स्विचिंग हमारी ये चार इंस्ट्रक्शंस के थ्रू होती है। एक इंस्ट्रक्शन और होती है, इसकी वजह से टास्क स्विच होती है। अभी जब तक तुम सोचो कौन सी इंस्ट्रक्शन होती है इसकी और वजह से एक और टास्क स्विच हो सकता है, तब तक हम ये साइड डिस्कस करते हैं। कॉल इंस्ट्रक्शन थी हमारे पास कि अगर एक प्रोग्राम हमारा चलता है, दूसरे प्रोग्राम को अगर कॉल किया तो टास्क स्विच होगा, दूसरा प्रोग्राम अब रन होना है, तो उसका टास्क टास्क डिस्क्रिप्टर जो है लोड होगा टास्क स्टेट सेगमेंट का, और उसका टास्क स्टेट सेगमेंट लोड होने के बाद वो टास्क रन होना शुरू हो जाए। ठीक है, या कोई इंटरप्ट आ गई, प्रोग्राम हमारा चल रहा था, इंटरप्ट आ गई, तो अब इंटरप्ट को सर्विस देने के बाद माइक्रो प्रोसेसर वापस इसके पास आएगा। सही है, इंटरप्ट के केस में टास्क स्विच होगा। या फिर कोई एक्सटर्नल इंटरप्ट आ गई, ये वाली जो इंटरप्ट है ऊपर वाली, ये इंस्ट्रक्शन इंटरप्ट सॉफ्टवेयर इंटरप्ट है। ठीक है, और एक्सटर्नल इंटरप्ट जो हार्डवेयर इंटरप्ट होगी। अभी नेक्स्ट यूनिट में, सिक्स यूनिट में हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं कि कितने टाइप की इंटरप्ट होती है हमारे पास टोटल। ठीक है, उसके अलावा कोई अगर एरर आ जाता है, एन एक्सेप्शन कॉजेज अ स्विच टू न्यू टास्क। ठीक है, तो टास्क स्विच करने का क्या मतलब? एक टास्क को छोड़कर हम लोग दूसरे टास्क में जा रहे हैं। टास्क स्विचिंग हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि कैसे भाई एक टास्क से दूसरे टास्क में स्विच करो तो उसका पूरा टास्क का एलिमेंट उसके टास्क स्टेट सेगमेंट में स्टोर होगा और नए टास्क स्टेट सेगमेंट को लोड करके फिर वहां से इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होती है। सही है, तो एक और जो इंस्ट्रक्शन है वो कौन सी है? वो है हमारी जंप इंस्ट्रक्शन। जंप इंस्ट्रक्शन में हमारा एक टास्क से दूसरे टास्क में स्विच हो जाता है, लेकिन जंप इंस्ट्रक्शन में माइक्रो प्रोसेसर गया और फिर वो वापस नहीं आता, गॉन फॉर गुड। एक बार वो गया अगर एक टास्क को छोड़ के दूसरे टास्क में, तो जंप में फिर वो वापस नहीं आता। कॉल इंस्ट्रक्शन में वापस आता है। तो जंप इंस्ट्रक्शन में एक बार हमारा माइक्रो प्रोसेसर गया तो गया, फिर वो वापस नहीं आया, गॉन फॉर गुड। सही, तो इन कॉल इंस्ट्रक्शन में हमारा माइक्रो प्रोसेसर को मतलब एक प्रोग्राम ने दूसरे प्रोग्राम को कॉल किया तो वहां से कॉल करने के बाद वापस आएगा। ऐसे इंटरप्ट में भी वापस आए। ठीक है, तो टास्क स्विच करने के लिए 5 इंस्ट्रक्शन है हमारे पास, लेकिन टास्क लिंकिंग सिर्फ 4 इंस्ट्रक्शन में होगी। सही है, कॉल में, इंटरप्ट में, एक्सटर्नल इंटरप्ट अगर हमारे पास है, या फिर एरर कोई आ गया, एक्सेप्शन कोई क्रिएट हो गया उस। ठीक है, तो हमारे पास टास्क लिंकिंग के लिए दो चीजें हैं। ठीक है, दो चीज कौन कौन सी है? एक तो है हमारे पास जो उसका बैकलिंक डिस्क्रिप्टर में जो बैकलिंक वाला फील्ड था, टास्क स्टेट सेगमेंट में, सॉरी डिस्क्रिप्टर में नहीं, टास्क स्टेट सेगमेंट में बिल्कुल नीचे जो था स्टार्टिंग में, वो हमारे पास बैकलिंक वाला फील्ड था। मैं दिखाई देता हूँ तुम लोगों को, रुक जाओ वरना तुम कहोगे सर ऐसे ही कुछ भी बता रहे हैं। सही है, तो हमारे पास जो टास्क स्टेट सेगमेंट था, कहाँ गया यार ये, यहाँ पे हमारे पास प्रीवियस टास्क का लिंक था, है ना? तो इस टास्क के लिंक से हम लोग प्रीवियस टास्क में वापस जा सकते हैं। तो ये हमारा टास्क लिंकिंग के थ्रू काम आ रहा है। ठीक है, तो ये प्रीवियस टास्क को लिंक कर रहा है। दूसरी चीज जो हमारे पास वो है उसकी एंटी बिट। ठीक है, जो हमारे पास होती है, सॉरी, हमारे पास एंटी बिट कहां पे होती थी याद है? नेस्टेड टास्क बिट थी एक हमारे पास, याद है किसी को कौन से रजिस्टर में थी? हमारे पास जो नेस्टेड टास्क थी वो एंटी बिट थी हमारे पास, फ्लैग रजिस्टर। ठीक है, तो याद है आईओपीएल फिर एंटी बिट थी। तो एंटी बिट जो है वो ये शो करती है कि ये जो टास्क रन हो रहा है ये नेस्टेड टास्क है या इंडिविजुअल टास्क है। जैसे अगर हमारा जंप हुआ तो नेस्टेड टास्क बिट 0 रहेगी, लेकिन अगर कॉल इंस्ट्रक्शन है तो नेस्टेड टास्क बिट 1 रहेगा। इसका मतलब इसके अंदर जो बैकलिंक का डिस्क्रिप्टर है, इस स्टार्ट स्टेज सेगमेंट में जो बैकलिंक फील्ड में जो सेलेक्टर है वो वैलिड है, मतलब ये कंप्लीट करने के बाद ये वापस जाएगा। सही है, तो इन दो चीजों से हम लोग टास्क को लिंक करते हैं। एक तो एंटी फ्लैग जो हमारे फ्लैग रजिस्टर में होता है, और दूसरा हमारा बैकलिंक की जो फील्ड होती है टास्क स्टेट सेगमेंट में, जो ये बताता है कि इस टास्क को कंप्लीट करने के बाद वापस कौन से टास्क में जाना है, या इस टास्क में हम लोग किस टास्क को छोड़ करके इस टास्क में आए। ठीक है, जब कंप्लीट हो जाएगा हमारा करंट टास्क, एक टास्क हम लोग रन कर रहे थे, जब ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा
तो हमारा जो 8086 है वो एंटी फ्लैग को चेक करता है। अगर वो 1 है, इसका मतलब जो बैकलिंक वाला जो फील्ड है उसमें से वो सेलेक्टर उठाएगा और जाके उस वाले टास्क को स्विच कर लेगा। और अगर वो 0 है तो फिर वो ऐसा नहीं करेगा, सिर्फ मतलब इस टास्क को बंद करके खत्म कर देगा। सही है। फिर एक होती है हमारे पास बिजी बिट। बिजी बिट कहाँ पे थी, याद है? सोचो कहाँ पे थी बिजी बिट, नहीं याद आ रहा? टास्क स्टेट सेगमेंट के डिस्क्रिप्टर में, टीएसएस डिस्क्रिप्टर में हमारे पास एक बिजी बिट हुआ करती है। उस वक्त में मैंने बताया था कि बिजी बिट क्यों होती है, क्योंकि वो री एंट्रेंस को रोकती है। मतलब वो बिजी बिट ये शो करती है कि हमारा कोई टास्क बिजी है या नहीं है। बिजी होने का मतलब क्या है? बिजी टास्क होगा दो कंडीशन, कि या तो ये टास्क रन हो रहा हो, ठीक है, एक टास्क है, हर टास्क का एक क्या होगा, जैसे हर सेगमेंट का एक सेगमेंट डिस्क्रिप्टर होता है, वैसे एक हर टास्क का एक क्या होता है, टास्क स्टेट सेगमेंट होता है। सही। तो हर टास्क का एक टास्क स्टेट सेगमेंट होता है और हर टास्क स्टेट सेगमेंट का एक टास्क स्टेट सेगमेंट का डिस्क्रिप्टर होगा उसका, ठीक है। तो अगर ये टास्क रन कर रहा है, इसका मतलब इसका जो टीएसएस है ये इस वक्त करंटली यूज में है ना, और ये टास्क हमारा रन कर रहा है, तो इसके डिस्क्रिप्टर में इसकी विजिबिलिटी होगी 1, ठीक है। इसलिए हमारे पास टास्क डिस्क्रिप्टर में होता है, टाइप में हमारे पास या तो 9 नंबर होगा या फिर 11 नंबर होगा, यानी 1001 होगा या फिर 1011 होगा। सही है। तो अगर 1011 है इसका मतलब हमारा टास्क बिजी है, इसको आप अभी कॉल नहीं कर सकते। समझ आई बात? और अगर हमारा जो बिजी बिट है वो 0 है, इसका मतलब टास्क हमारा फ्री है, रन नहीं कर रहा। अच्छा, टास्क बिजी दो कंडीशन में हो सकता है, एक तो इसमें भी कि हमारा जो टास्क है वो रन कर रहा है अभी, और दूसरा ये कि एक टास्क रन कर रहा था, यहां से हमने एक दूसरे टास्क को कॉल किया, अब ये रन कर रहा है, ठीक है, लेकिन ये वेट कर रहा है रन होने का। समझ आई बात? ये वाला टास्क अभी कंप्लीट नहीं हुआ है और माइक्रो प्रोसेसर ने तो छोड़ा भी नहीं है, इसको होल्ड करके गया है। जैसे यहाँ पे इंटरप्ट आ गई कोई, तो आईएसआर को सर्विस देने चला गया और इसको बोल के गया कि मैं वापस आ रहा हूँ। समझ आई बात? या कॉल इंस्ट्रक्शन आ गई तो कॉल करके गया है दूसरे इंस्ट्रक्शन को, मतलब यहाँ पे एक कॉल हमने किया दूसरे प्रोग्राम को, तो उसका टीएसएस लोड हो गया, वो रन हो रहा है, लेकिन इसकी बिजी बिट भी 1 है। तो अब दोनों की बिजी बिट 1 है, इसकी भी क्योंकि ये वेट कर रहा है, अभी ये भी चल रहा है, आधा चल गया आधा चलेगा, और ये वाला तो रन हो ही रहा है, तो इन दोनों टास्क की हमारे पास बिजी बिट 1 रहेगी। इसका फायदा क्या है? ये लूप्स को प्रिवेंट करती है कि ऐसा ना हो कि अगर किसी प्रोग्रामर ने गलती से इस प्रोग्राम से हमने एक टास्क से दूसरे टास्क को कॉल किया और फिर इससे हमने इसी को कॉल कर दिया, तो ये एक इनफाइनाइट लूप हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? कि अगर हमने इस टास्क से इस टास्क को कॉल किया और फिर यही टास्क इसको कॉल करने लगा अगर इस वाले फंक्शन को, तो उसकी वजह से क्या होगा, एक के बाद ये ऐसे ही घूमता रहेगा चक्कर में, ये गलती से ही हो सकता है ऑब्वियसली। तो टीएसएस जो होता है हमारा, उसमें लूपिंग अलाउड नहीं है, री एंट्रेंस अलाउड नहीं है। ऐसा नहीं कि आपने एक बार इसको चलाया फिर दोबारा से आप इसी को कॉल कर रहे हैं, या आप इसी टीएसएस में इसी टीएसएस को कॉल कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसको रोकने के लिए हमारे पास बिजी बिट होती है कि अगर इस टास्क से हमने दूसरे टास्क को कॉल किया और वो टास्क वापस अगर इसको कॉल करेगा तो इसकी बिजी बिट 1 दिखाएगी, क्योंकि ये भी चल रहा है, तो आप इसको कॉल नहीं कर सकते, एक्सेप्शन क्रिएट हो जाएगा, वहां पे एरर आ जाएगा। समझ आई बात? बिजी बिट का क्या रोल है? तो बिजी बिट हमारे पास ये काम करती है, यही सारी चीजें इसमें लिखी हुई है। चेन ऑफ बैकलिंक में ग्रो टू द एनी लेंथ ऑफ इंटरप्ट टास्क। बैकलिंक मतलब एक के बाद हम, जैसे इस टास्क में दूसरे टास्क को कॉल किया, इस टास्क में दूसरे टास्क को कॉल किया, ऐसी कितनी भी लंबी लिंक हमारे पास चेन चल सकती है, लेकिन वापस से उसमें एंट्री नहीं हो सकती। ठीक है। एक टास्क कितनी बार टास्क को कॉल कर सकता है, या फिर इंटरप्ट के बाद कोई इंटरप्ट आ सकती है, उसको नेस्टेड इंटरप्ट कहते हैं। ठीक है। बिजी बिट इंश्योर करती है कि सीपीयू कैन डिटेक्ट एनी अटेम्प्ट टू क्रिएट अ लूप। ठीक है, आप एक के बाद एक टास्क को तो एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई लूप नहीं क्रिएट कर सकते इस चेन में। समझ आई बात? तो इसीलिए बिजी बिट होती है हमारे पास। ठीक है, तो वही बिजी बिट के यहाँ पे सारे एक्शंस लिखे हुए हैं। अगर आ सकता है एग्जाम में कि व्हाट इज द रोल ऑफ बिजी बिट या जो भी है मल्टीटास्किंग में। तो टास्क लिंकिंग अगर पूछ रहे हैं, तो अगर सिर्फ 4 नंबर का क्वेश्चन है या 2 नंबर का क्वेश्चन है, तब तो आप इतने से आपका काम हो जाएगा, लेकिन अगर 6 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहे तो काम नहीं होगा हमारा। सही है। एक तो याद रखने की चीज क्या है, याद रखने की चीज एक तो ये है कि टास्क लिंकिंग में 2 चीजें काम आती है, एक बैकलिंक फील्ड और एंटी बिट, जो हमारे पास फ्लैग रजिस्टर में होगा, बैकलिंक फील्ड हमारे पास टीएसएस में थी। ठीक है। उसके बाद जो बिजी बिट होती है टीएसएस के डिस्क्रिप्टर में, ये जो है लूप को रोकती है कि ऐसा ना हो कि एक टास्क दूसरे टास्क को कॉल करे, वो वापस उसको कॉल करे और यही चीज लूप में चलती रहे, तो उसके से क्या होगा, उससे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ठीक है। तो बिजी बिट का फंक्शन समझ में आया कि बिजी बिट लूपिंग को रोकने के काम में आती है। सही है। इसके बाद ये इसके सिंपल टीएसएस नॉट री एंट्रेबल, तो उसका मतलब ये है कि अब एक नए टास्क को आपने करा तो ऑटोमेटिकली जैसे ही नया टास्क फील्ड में आया, टीएसएस उसका जैसे ही लोड होगा, उसके डिस्क्रिप्टर की बिजी बिट 1 हो जाती है। सही है। जैसे ही हमने दूसरा टास्क लोड किया, उसके डिस्क्रिप्टर की बिजी बिट हो जाएगी 1। अब अगर हमने इस टास्क एक सेगमेंट को छोड़ के हम कहीं दूसरे सेगमेंट में जा रहे हैं, अगर ये जंप इंस्ट्रक्शन है, सही है, अगर ये 2 कंडीशन में इसकी बिजी बिट को माइक्रो प्रोसेसर वापस से 0 करेगा। 2 कंडीशन, एक तो ये कि ये टास्क रन होके खत्म हो गया, ये टास्क हमारा
मतलब इस वाले टास्क से हमने दूसरे टास्क को कॉल किया और ये टास्क हमारा पूरा चला, खत्म हो गया, वापस से इस टास्क पे आ गया, तो अब इस वाले टास्क की बिजी बिट 0 हो जाएगी, इसकी बिजी बिट 1 रहेगी, अभी भी रन कर रहा है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये कि हमारा ये टास्क रन कर रहा था, ठीक है, यहाँ से जंप इंस्ट्रक्शन आई दूसरे टास्क के लिए, सही। तो अब ये यहाँ से जंप जंप का मतलब वापस नहीं आएगा माइक्रोप्रोसेसर, गॉन फॉर गुड। तो अगर ये यहाँ से चला गया तो अब ये वाला टास्क हमारा रन हो रहा है, इसकी बिजी बिट 1 रहेगी लेकिन इसकी 0 हो जाएगी, सही है, क्योंकि ये वापस नहीं आने वाला, तो अब इसकी बिजी बिट हमारे पास 0 हो जाएगी। तो अब इस टास्क को कोई भी कॉल कर सकता है, ये भी इसको वापस जंप कर सकता है यहाँ पे, समझ आई बात। तो इस तरह से बिजी बिट हमारी वर्क करती है। मॉडिफाइंग टास्क लिंकेजेस, अगर आप भी चाहें, प्रोग्रामर भी अगर चाहे, by these action prevent task from switching to itself or to any other task that is a non-backlink chain, thereby preventing invalid re-entry into a task, सही। वापस मतलब इनवैलिड जो है वो री-एंट्री नहीं होगी, वरना तो फिर वही समझ लो ना तुम, इनफाइनाइट लूप हो जाएगा, ये इसको कॉल कर रहा है, ये इसको कॉल कर रहा है, दोनों एक दूसरे को कॉल कर जा रहे हैं और आंसर कुछ भी नहीं है। प्रोग्राम कब रन करेंगे, वो उसको कॉल कर रहा है, उसको कॉल कर रहा है, यही काम चल रहा है, समझ रहे। तो ऐसा नहीं करना है ना। तो इसलिए हमने बिजी बिट लगाई है। मॉडिफाइंग टास्क लिंकेजेस, टास्क की जो लिंकेज है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। उसको कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं कि अगर मैं नेस्टेड टास्क की बिट 0 कर दूं, ठीक है, एक टास्क हमारा चल रहा था, इसमें दूसरे टास्क को कॉल किया, अब ये वाला टास्क चल रहा है, सही है। अब अगर इस वाले टास्क के फ्लैग रजिस्टर में मैंने जाकर के नेस्टेड टास्क की बिट को कर दिया 0, तो अब जब ये खत्म होगा तो प्रोसेसर चेक करेगा कि नेस्टेड टास्क है या नहीं है, वो देखेगा 0 है कि इसका मतलब ये नेस्टेड टास्क नहीं है। अब ये जो बैकलिंक, इसके बैकलिंक में हालांकि उस टीएसएस का सिलेक्टर था, इस टीएसएस में पिछले वाले टीएसएस के बैकलिंक का सिलेक्टर था, लेकिन एंटी बिट क्योंकि 0 है तो अब ये उसको रन नहीं करेगा, समझ आई बात। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि दो ऑपरेशन है हमारे पास, कि फर्स्ट चेंज द बैकलिंक फील्ड इन टीएसएस ऑफ द इंटरप्टेड टास्क, देन क्लियर द बिजी बिट इन द टीएसएस डिस्क्रिप्टर ऑफ द टास्क रिमूव फ्रॉम द लिस्ट। जब हमें क्या करना है, देखो अब क्यों, इससे प्रॉब्लम क्या होगी, ठीक है, एंटी बिट को आपने 0 कर दिया तो उसकी वजह से हम लोग वापस तो नहीं जाएगा हमारा टास्क, लेकिन ये जो टास्क जिसको हम छोड़ गए थे अभी भी बिजी है बेचारा, है ना। अब इसको कोई कॉल नहीं कर सकता कि इसकी बिजी बिट 1 है। तो अगर हमें मॉडिफाई करना है टास्क लिंकेज, तो हमें क्या करना है कि एक तो ये कि इसके टास्क डिस्क्रिप्टर में बैकलिंक वाला जो उसको हम क्लियर कर दें कि भी तुम्हें कहीं नहीं जाना है, कहीं मत जाना तुम, ठीक है। उसके बाद ये जो था, जो बेचारा वेट कर रहा था, इसकी बिजी बिट को हम 0 कर देंगे, इसको जाके बता देंगे भाई तुम वेट मत करो, वो नहीं आने वाली वापस, सही है। कट गया तुम्हारा मतलब, था वो समझ, काट ही तो रहे हम लोग यहाँ पे। टास्क लिंकेज मॉडिफाइंग का मतलब क्या है, टास्क में जो लिंक था उसको हम काट रहे हैं, सही है। तो इन वाले भैया का कट गया और इसको हमने मॉडिफाई कर दिया कि ठीक है, तुम्हारा जो टास्क लिंक था, तुम्हारे जो बैकलिंक में डिस्क्रिप्टर सेलेक्टर है वो इनवैलिड है, उसको हमने 0 कर दिया, उसको क्लियर कर दिया, और इसमें जो बिजी बिट थी उसको हमने 0 कर दिया कि ठीक है अब तुम फ्री हो, तुम जाओ, तुम्हें वेट करने की कोई जरूरत नहीं है, फिर कोई और अगर प्रोग्राम इसको कॉल करना चाहे तो कर सकता है, ठीक है। दो चीजें यहाँ पर हमारे पास होंगी, एक तो टीएसएस को मॉडिफाई करें, टीएसएस में बैकलिंक सेलेक्टर था, फिर उसको मॉडिफाई करेंगे, और उसके बाद हम लोग जो उसकी बिजी बिट है उसको 0 कर देंगे। टीएसएस स्क्रिप्ट ऑफ द टास्क रिमूव फ्रॉम द लिस्ट, उसको हम लोग क्लियर कर देंगे बिजी बिट को। उसके बाद इंश्योर दैट नो इंटरप्ट अकर बिटवीन अपडेटिंग द बैकलिंक चेन एंड द बिजी। अब ये जो काम हम लोग कर रहे हैं इसके बीच में कोई इंटरप्ट नहीं आनी चाहिए, सही है, वरना तो हमारा प्रोग्राम फौरन जंप कर जाएगा कहीं और, समझ आई बात। तो इसलिए बस ये दो चीजों का हमें ध्यान रखना है जब हमें टास्क लिंकेज अगर हम लोग मॉडिफाई करते हैं। फिर हमारा होता है टास्क एड्रेस स्पेस। टास्क एड्रेस स्पेस का मतलब ये कि हमारे पास सारे के सारे टास्क के लिए डिस्टिंक्ट एड्रेस स्पेस होना चाहिए, यानी हर टास्क का एक अलग एड्रेस स्पेस होगा और वो उसमें रन कर रहा होगा, ठीक है। मतलब ये कि एक टास्क, उसका टीएसएस है, उसके जो डेटा है, उसका जो कोड सेगमेंट है, उसके साथ किसी और को इंटरफेयर नहीं करना, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ डेटा ऐसा होता है जिसको हमें मल्टीपल टास्क को एक्सेस देना होता है उस डेटा का, ठीक है। जैसे देखो पहले भी मैंने एग्जांपल दिया था मल्टीटास्किंग के टाइम, बल्कि उसमें ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल के टाइम, कि कुछ टास्क हमारे ऐसे होते हैं जिसका डेटा बहुत सारे टास्क को चाहिए होता है, हम चाहते हैं कि ये लोग इसको यूज करें, ठीक है। जैसे कि कंप्यूटर में क्लॉक का डेटा होता है, तो कभी भी आपने देखा हो, अगर आपने ऐसे क्लॉक मॉडिफाइबल है, आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं। तो आप अगर उसको चेंज कर दें जबरदस्ती कि नहीं आज जो है 9 मई नहीं है, बल्कि आज 9 मई 2023, मतलब आज ये 2023 नहीं, आज बल्कि 1 दिसंबर 2012 है ना, कुछ चल रहा था ऐसे, 12 दिसंबर 2012 है ना, आप ये सेट कर दें अपनी क्लॉक। तो आप फिर क्या होगा, फिर अगर आप ब्राउजर में जाएंगे अपने, तो वो शो खुद ही बताएगा आपको कि आपकी क्लॉक गलत चल रही है, क्यों, क्योंकि उस ब्राउजर के पास आपकी क्लॉक का एक्सेस है ना।
तो कंप्यूटर ने उसको एक्सेस दिया है आपकी क्लॉक को चेक करने, तो वो मना करता है कि सर आपकी क्लॉक चेक नहीं, आप सही नहीं है, आप उसको सही कर लीजिए। तो फिर भी उसमें ऑप्शन रहता है नीचे कि नहीं, मैं जैसा कर रहा हूँ वैसे मुझे एक्सेस कराओ। तो उसमें वो तो आपको एक्सेस दे देगा, लेकिन जिस वेबसाइट को आप लिंक कर मतलब एक्सेस करना चाहेंगे वहां पे एक्सेस ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि वो भी वेबसाइट चेक करती है कि भी आपका टाइम क्या है, कैसे है ना। तो ये जो क्लॉक का डेटा बताना मैं चाह रहा हूँ कि क्लॉक का डेटा जो हम चाहते हैं इसको सब लोग एक्सेस करें, ठीक है। तो इस टास्क के एड्रेस स्पेस होगा, एक उसका लोकल स्पेस होगा और एक ग्लोबल स्पेस होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास मेमोरी मैनेजमेंट में फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम लोग शेयर्ड स्पेस प्रोवाइड कर सकते हैं डिफरेंट टास्क, ठीक है। Flexibility of memory features of 80386 allows system designer to assign area of shared address space to those modules of different tasks that are designed to cooperate with each other. ठीक है, एक का डेटा दूसरे को चाहिए, जैसे क्लॉक का डेटा ब्राउजर को चाहिए या ब्राउजर का डेटा किसी और को चाहिए, तो उसके हिसाब से वो, जैसे ब्राउजर को कैमरे का डेटा चाहिए होता है कभी कभी अगर वीडियो कॉल हम लोगों को करनी है ना। तो ऐसे ही अगर दो डेटा को चाहिए, मतलब दो टास्क को, अगर दो टास्क को कुछ डेटा शेयर करना है तो हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम ऐसे उसको डिजाइन करें कि वो एक डेटा दो टास्क शेयर कर सके। तो उसमें कौन कौन से ऑप्शन है हमारे पास, वो हम लोग देख लेते हैं। पहली चीज तो है कि वन लीनियर टू फिजिकल मैपिंग शेयर्ड अमंग ऑल टास्क। सबसे पहला ये कि आप एक काम ये करो कि पेजिंग ऑफ कर दो। जब आपने पेजिंग ऑफ कर दी तो आपके पास सिर्फ एक ट्रांसलेशन मैकेनिज्म है, सेगमेंटेशन, सही है। अब सेगमेंटेशन में क्या होगा, फिजिकल मतलब लॉजिकल एड्रेस से सेगमेंटेशन के थ्रू लीनियर एड्रेस में कन्वर्ट होगा और लीनियर एड्रेस हमारा फिजिकल एड्रेस होगा। तो अगर आपने पेजिंग ऑफ कर दी तो अब सारे के सारे डिस्क्रिप्टर्स सारे टास्क के पास अवेलेबल है, सही है। और फिर सेगमेंटेशन के थ्रू सारी की मैपिंग मतलब सेम है। दूसरा ऑप्शन ये कि आप पेजिंग अनेबल रखो, लेकिन एक ही लीनियर वन लीनियर टू फिजिकल मैपिंग अगर हमें सबको देनी है तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें हम लोग एक ही पेज डायरेक्टरी रखेंगे सारे प्रोग्राम्स के लिए, ठीक है। रिजल्ट फ्रॉम यूजिंग वन पेज डायरेक्टरी फॉर ऑल टास्क, सारे के सारे टास्क के लिए हमारे पास एक ही पेज डायरेक्टरी होगी। जैसे हमारे पास जितने टीएसएस थे ना टास्क सेगमेंट में, तो उसमें हमारे पास एक फील्ड वो भी था CR01 जिसमें हमें पेज डायरेक्टरी बेस एड्रेस मिल रहा है ना। तो हर टास्क के लिए पेज डायरेक्टरी हमारे पास अलग है। अब अगर हम ये करें कि हम हर टास्क के टास्क स्टेट सेगमेंट में पेज डायरेक्टरी बेस एड्रेस सेम डाल दें कि एक ही पेज डायरेक्टरी है, ठीक है, उसमें 1000 पेज टेबल की एंट्री है और वो सब जो है सारे टास्क को वही एक्सेस करनी है। तो क्या होगा, सारे टेक्स्ट एक सेम मेमोरी को, सारे टास्क एक सेम मेमोरी को एक्सेस कर रहे हैं, तो इसलिए अब सबके पास डेटा शेयर्ड है। समझ आई बात, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज क्या है, सेवरल पार्शियली ओवरलैपिंग लीनियर टू फिजिकल मैपिंग। इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग कि पार्शियली हम लोग ओवरलैप कर सकते हैं कि उसमें जो कुछ डेटा होगा, मैंने यहाँ बनाया नहीं बनाया, अच्छा, कि अगर हमारे पास ये लीनियर टू फिजिकल स्पेस मैपिंग की बात चल रही है ना, लीनियर हमें कहां से मिलेगा, सेगमेंटेशन, यानी सेगमेंटेशन के बाद की बात है ये सारी, सही है। तो सेगमेंट लीनियर टू फिजिकल स्पेस मैपिंग में हमारे पास सेगमेंट अगर पेजिंग डिसेबल्ड है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो लीनियर है वही फिजिकल है, सारे टास्क सेम लीनियर टू फिजिकल मैपिंग जो है वो यूज करेंगे। पेजिंग अगर है तो अगर एक पेज डायरेक्टली यूज करें तो सबका लीनियर टू फिजिकल मैपिंग सेम होगी। अगर उसके बाद हमारे पास ये है कि स्टाइल इज इम्प्लीमेंटेड बाय यूजिंग डिफरेंट पेज डायरेक्टरी फॉर ईच टास्क because the PDBR is loaded from the TSS with each task may have a different page directory. In theory, entries of different page directory point to different page table of the page table and the page table point to different pages of physical memory. Then the tasks do not share any physical address. मतलब क्या है कि हमारे पास नॉर्मली होता है कि हम लोग हर टास्क की एक अलग पेज डायरेक्टरी होती है और हर पेज डायरेक्टरी में अलग पेज टेबल एंट्रीज होती है, तो और हर पेज टेबल अलग से पेजेस को वो कर रहा होता है, मतलब पॉइंट आउट कर रहा होता है। थ्योरी में ये चीज हो सकती है, लेकिन प्रैक्टिकली हमारे पास मेमोरी लिमिटेड है ना। तो थ्योरी में तो वर्चुअल मेमोरी हमारे पास 64 TB हो सकती है, लेकिन एक्चुअल मेमोरी कितनी है हमारे पास, सिर्फ 4 GB है, 80386 की, सही है ना। तो अब ये जो पार्शियली ओवरलैपिंग का मतलब ये कि हमारे पास जो दो टास्क है तो उसमें हम लोग प्रैक्टिकली होता है कि जो पेज डायरेक्टरी बेस एड्रेसेस होते हैं वो कभी कभी कुछ जगह पर सेम पेजेस को एक्सेस कर रहे होते हैं दोनों के दोनों, ठीक है। पेज डायरेक्टरी, इसकी पेज डायरेक्टरी का बेस एड्रेस लगता है, इसकी पेज डायरेक्टरी बेस एड्रेस लगता है। यहाँ से हमने एक पेज टेबल सेलेक्ट की, वहां से एक पेज सेलेक्ट किया, सही है। यहाँ से पेज टेबल सेलेक्ट किया, वहां से एक पेज सेलेक्ट किया, लेकिन हो सकता है कि फिजिकल मेमोरी में दोनों के दोनों पेज एक ही जगह पर मैप हो रहे, ठीक है। तो उसको हम लोग कहते हैं पार्शियली ओवरलैपिंग, कि कुछ पेजेस तो इसके अलग है और कुछ पेजेस हमने कॉमन रखे हैं कि यहाँ से भी अगर जाएंगे तो वहीं पे जाएगा और उधर दूसरा टास्क जाएंगे तब भी वो वहीं पे आएगा, ठीक है। Some portion of linear address space of all tasks must map to some same physical addresses. The task state segment must lie in a common space so that the mapping of TSS addresses does not change while the processor is reading and updating the TSS during a task switch. इसमें यह है कि जो TSS के डिस्क्रिप्टर्स थे हमारे पास
वो सेम कॉमन स्पेस में होना चाहिए, ठीक है। द टास्क स्टेट सेगमेंट मस्ट लाई इन अ कॉमन स्पेस फॉर द मैपिंग ऑफ टीएसएस। मतलब क्या कह सकते हैं कि जैसे एक पेज है, एक पेज में हमने टीएसएस लोड किया, तो अब इसी पेज में हमारा दूसरा टीएसएस भी लोड होना चाहिए, क्योंकि एक पेज पे एक बार में हमारा काम कर रहा होगा माइक्रो प्रोसेसर। तो कॉमन स्पेस में जब ये दोनों लाई करेंगे तो फिर हम लोग को इजिली इनका जो मैपिंग है वो करने में आसानी होगी हमारे पास, ठीक है, जिससे कि टीएसएस के एड्रेसेस वो चेंज ना हो। फिर द लीनियर स्पेस मैप्ड बाय जीडीटी शुड आल्सो बी मैप्ड टू अ कॉमन फिजिकल स्पेस, ठीक है, क्योंकि ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल का मतलब क्या है कि ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल जिस सेगमेंट को पॉइंट कर रही है उसको तो सबको यूज करना ही करना है ना। वो तो मतलब उसका तो बेसिक ही यही है ना, उसका तो मतलब मकसद ही है कि वो जो ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल्स हैं उनको कोई भी, वो जो ग्लोबल सेगमेंट्स है उसको कोई भी प्रोग्राम एक्सेस कर सकता है। तो इसीलिए वो जो लीनियर स्पेस जो डीडीटी मैप कर रही है वो श्योरली जो है कॉमन स्पेस में मैप करना चाहिए, ठीक है। जो जीडीटी से जो जैसे जीडीटी के थ्रू अगर हम किसी सेगमेंट के पास जा रहे हैं तो वो सेगमेंट हमारा जो हमने कॉमन स्पेस डिफाइन किया है, ठीक है, कि कई सारे टास्क का ये कॉमन स्पेस है, तो उसमें अगर वो लोग अपने पेजेस से भी आ रहे हैं और ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल से कोई भी आएगा तो उसको तो यहाँ पे आना ही है, सही है। वो हमने यहाँ पर लिख दिया, द पर्पस ऑफ जीडीटी इज डिफीटेड इफ इट इज नॉट डन। द linear space mapped by GDT should also be mapped to a common physical space, otherwise the purpose of GDT is defeated। सही है ना, कि GDT का पर्पस ही है कि उसको सबके सब एक्सेस कर पाए। उसके बाद फिर हमारा टास्क लॉजिकल एड्रेस स्पेस, यानी कि हम लोग लीनियर टू फिजिकल एड्रेस मैपिंग तो है ही हमारे पास, लेकिन एड्रेस कितने टाइप के थे हमारे पास, तीन थे ना। पहले था हमारे पास वर्चुअल एड्रेस जिसको हम लोग लॉजिकल एड्रेस भी कहते हैं। दूसरा था हमारे पास जो फिर वो सेगमेंटेशन के थ्रू कन्वर्ट होता है लीनियर एड्रेस। फिर वो पेजिंग के थ्रू कन्वर्ट हो रहा था हमारा फिजिकल एड्रेस, सही। तो अभी जो हम बात कर रहे थे वो लीनियर टू फिजिकल एड्रेस मैपिंग की थी। अब सिर्फ लीनियर और फिजिकल लीनियर से फिजिकल में तो काम नहीं चलेगा, बल्कि हम क्या दे रहे हैं, हम तो वर्चुअल दे रहे हैं ना, तो हमें चाहिए वर्चुअल से फिजिकल तक पूरी मैपिंग, सही है। तो अब वर्चुअल से लीनियर तक की मैपिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, टास्क लॉजिकल एड्रेस स्पेस होता है हमारे पास, कि हमें डेटा जो शेयर करना है तो टास्क मस्ट आल्सो हैव अ कॉमन लॉजिकल टू लीनियर स्पेस मैपिंग, ठीक है। ये भी हमारे पास मैपिंग सेम होना चाहिए, दैट दे मस्ट आल्सो हैव एड्रेस एक्सेस टू डिस्क्रिप्टर दैट पॉइंट इनटू शेयर्ड लीनियर एड्रेस स्पेस। जो हमारा लीनियर एड्रेस कॉमन लीनियर एड्रेस स्पेस है, कॉमन एड्रेस स्पेस है फिजिकल में, तो उसके लिए जो डिस्क्रिप्टर हमें चाहिए तो वो भी कॉमन होने चाहिए हमारे पास सारे प्रोग्राम्स के लिए जिनको भी वो करना है, ठीक है। कॉमन लॉजिकल टू लीनियर स्पेस में दे मस्ट हैव एक्सेस टू डिस्क्रिप्टर, उन वाले डिस्क्रिप्टर के एक्सेस होने चाहिए। तो देखो जीडीटी में जितने डिस्क्रिप्टर होते हैं उसका एक्सेस तो सब सारे प्रोग्राम्स के पास होता ही है, सही है। तो ये चीज हमारे पास, ये जो काम है कि अब लॉजिकल टू लीनियर मैपिंग के लिए दोनों टास्क के पास वो डिस्क्रिप्टर होना चाहिए, ठीक है, सेम डिस्क्रिप्टर दोनों टास्क के पास होना चाहिए। तो ऐसा अब हम तीन तरीके से कर सकते हैं। तीन तरीके से कैसे कर सकते हैं, पहली चीज तो है कि जो डिस्क्रिप्टर हमें शेयर करना है वो हम जीडीटी में डाल दें, समझे भाई। जो भी डिस्क्रिप्टर हम लोगों को शेयर करना है टास्क के साथ में, उस डिस्क्रिप्टर को हमने ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल में रखा, तो अब वो उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, तो वो दोनों टास्क भी कर लेंगे। फिर आपको नहीं सर ऐसा मत करिए, ऐसे तो कोई भी एक्सेस कर लेगा, है ना, बल्कि ऐसा होना चाहिए कि दो जो टास्क है बस वो ही एक्सेस कर पाए और कोई एक्सेस ना कर पाए, या तीन चार टास्क है बस उनको एक्सेस देना है। तो फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन होता है कि शेयरिंग एलडीटी, जो लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल्स है, ठीक है, वो हमारे पास देखो, फर्स्ट हमारे पास बाय जीडीटी, सेकंड है बाय शेयरिंग एलडीटी है, कि दो और टू और मोर टास्क कैन यूज द एलडीटी इफ द एलडीटी सेलेक्टर इन देयर टीएसएस सेलेक्ट द सेम एलडीटी सेगमेंट, ठीक है, कि अगर हमारे पास दोनों में जो उनके सेलेक्टर्स हैं, टीएसएस में एलडीटी का सेलेक्टर होता है, तो अगर वो सेम एलडीटी को सेलेक्ट कर रहा है तो हमारे टास्क डेटा को शेयर कर सकते हैं आपस में। तो यही बात कि हर टास्क की एक एलडीटी होगी, एक लोकल उसका स्पेस होगा। तो अगर दो टास्क की सेम एलडीटी, तो ऑब्वियस ही बात है कि उसमें डिस्क्रिप्टर सारे सेम होंगे, ये दोनों उसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर हमें तीसरा टास्क कैसा चाहिए तो तीसरे टास्क को भी सेम एलडीटी में डाल दो, सही समझ में आई बात। तो तीसरे टास्क को भी अगर हम लोग सेम एलडीटी देंगे तो अब ये तीन टास्क इन डिस्क्रिप्टर्स को एक्सेस कर सकते हैं, बाकी तीन टास्क एक्सेस नहीं कर सकते। यानी कि ये तीन टास्क आपस में डेटा शेयर कर सकते हैं, और ग्लोबल वाटर डेटा तो सब लोग शेयर करिए, ठीक है। अब चौथी चीज कि आप कहें नहीं सर हमें और सेलेक्टिविटी चाहिए, ऐसा नहीं। ऐसे तो तीन टास्क फिर पूरा का पूरा में एक ही डिस्क्रिप्टर टेबल तीन तीन टास्क को देनी पड़ेगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। कुछ ऐसा किया जाए जिसके डिस्क्रिप्टर टेबल भी सबकी अलग अलग रहे, लेकिन जो कॉमन शेयर स्पेस है, जो कॉमन स्पेसेस है, वो भी जो है सब लोग आपस में शेयर करें। तो उसके लिए फिर हमारे पास तीसरा तरीका है बाय डिस्क्रिप्टर एलियासेस इन एलडीटी। इसमें हम क्या करेंगे कि जो सेम डिस्क्रिप्टर हमारे उस वाली एलडीटी में, वही सेम डिस्क्रिप्टर हम लोग यहाँ पे कॉपी कर देंगे एग्जैक्टली, क्योंकि डिस्क्रिप्टर में हमारे पास क्या होता था, बेस एड्रेस,
लिमिट और एक्सेस बिट। सही है। तो अगर उस डिस्क्रिप्टर की वैल्यू को मैं उस वाली एलडीटी में से उठा के सेम वही डिस्क्रिप्टर मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूं, तो जिस डिस्क्रिप्टर को ये वाला ऊपर वाला सेगमेंट एक्सेस कर रहा था, मतलब क्या कह सकते हैं, जिस डिस्क्रिप्टर को जिस सेगमेंट को ये वाला ऊपर वाला डिस्क्रिप्टर जिस सेगमेंट को पॉइंट आउट कर रहा था, उसी सेगमेंट को ये नीचे वाला डिस्क्रिप्टर भी पॉइंट आउट करेगा, क्योंकि ये क्या देगा, बेस एड्रेस लिमिट और एक्सेस बिट। ऊपर वाला क्या दे रहा है, बेस एड्रेस लिमिट और एक्सेस बिट। अगर ये दोनों चीजें सेम है तो फिजिकल मेमोरी में बेस एड्रेस तो एक ही है ना, फिजिकल बेस एड्रेस तो फिजिकल एड्रेस होता है, तो वो हमें क्या मिलेगा, एक ही सेगमेंट पे जाके दोनों के दोनों मैप हो जाए। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं डिस्क्रिप्टर एलियासिस। ठीक है, कहाँ गया एलाइस, कहाँ गया भाई। These scripts permit the task to share the common space. Such scripts are commonly called aliases. सही, कि एक डिस्क्रिप्टर को हमने कॉपी पेस्ट कर दिया दूसरे डिस्क्रिप्टर टेबल में, तो अब दोनों के पास सेम डिस्क्रिप्टर है, तो वही सिर्फ एक सेगमेंट जो हम दोनों प्रोग्राम को एक्सेस कराना चाह रहे हैं, उसका एक्सेस दोनों के पास है, बाकी और प्रोग्राम के बाकी सेगमेंट्स का एक्सेस दोनों प्रोग्राम के पास नहीं है। कॉमन एलडीटी में क्या हो रहा था कि आप फिर एक ही एलडीटी में अगर दोनों प्रोग्राम रन करें तो दोनों प्रोग्राम आपस में सारा डेटा शेयर कर सकते। सही है, लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ कुछ डेटा शेयर करना है, तो इसलिए हमने थोड़ा थोड़ा हम लोग को उसमें क्या किया, एलडीटी में दो डिस्क्रिप्टर हमने कॉपी पेस्ट कर दिए, मतलब सेम करके, इसको हम लोग डिस्क्रिप्टर लिया। सही है, तो चलिए 27, ठीक ठीक है ना। तो ये आज का लेक्चर था हमारा। ठीक है, आज हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया। एक तो टास्क लिंकिंग में दो चीजें चाहिए हम लोगों को। ठीक है, 1 मिनट का रिकैप लगेगा बस, ज्यादा नहीं। तो टास्क लिंकिंग में हम लोग को दो चीजें चाहिए, बैकलिंक फीड जो टीएसएस में होगी, दूसरा एंटीबिट जो फ्लैग रजिस्टर में होगा। ठीक है, तो अगर हमें इस टास्क लिंकिंग को मॉडिफाई करना है बाई चांस, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर मॉडिफाई करना है तो हमें पहले वो जो बैकलिंक का एड्रेस था, जो सेलेक्टर है, उसको हम लोग क्लियर करेंगे, और जो टास्क हमारा चल रहा था पहले, जो बिजी बिट जिसकी बना, उसको जाके हम लोग जीरो कर देंगे। बिजी बिट किस काम आती है, बिजी बिट लूपिंग को रोकने के लिए काम आती है। तो जो टास्क अभी बिजी है, जो टास्क अभी रन कर रहा है, उसकी बिजी बिट भी जो है जीरो होगी, या फिर वो वेटिंग टू रन है, कि ठीक है वो अभी रन नहीं कर रहा, वो भी वेट कर रहा है। ठीक है, उसको छोड़ के माइक्रो प्रोसेसर चला गया कहीं पे, अब वो वेट कर रहा है कि बस वो आएगा और मैं रन कर दूंगा, तो ये भी बिजी है, और जिसको ये रन कर रहा है इस वक्त, वो भी बिजी। सही है, तो बिजी बिट उस टास्क की बिजी होगी जिसको, जो या तो रन हो रहा है या वेटिंग टू रन है। ठीक है, मॉडिफाइंग टास्क लिंकेज हो गया। टास्क एड्रेस स्पेस, कि टास्क में दो एड्रेस स्पेस होंगे, एक तो लीनियर टू फिजिकल मैपिंग और फिजिकल टू लीनियर स्पेस मैपिंग। ठीक है, तो लीनियर टू फिजिकल में हमारे पास दो ऑप्शन है, कि या तो हम पेजिंग को ऑफ कर दें तो सारे, मतलब सारे लीनियर एड्रेस फिजिकल एड्रेस हो जाएंगे। अगर पेजिंग अनेबल है तो फिर हमारे पास ऑप्शन है कि हम एक ही पेज डायरेक्टरी यूज करें सारे के सारे पेजेस के लिए, सारे टास्क के लिए सिंगल पेज डायरेक्टरी यूज करें, यानी कि सारे टास्क सेगमेंट में जो सीआर3 की वैल्यू है, पेज डायरेक्टरी बेस एड्रेस, वो सेम रहेगा। सही है, इसके बाद हमारे पास टास्क लीनियर टू फिजिकल स्पेस मैपिंग। ठीक है, टास्क लीनियर टू फिजिकल स्पेस मैपिंग वही जो मैंने बताया कि एक तो हमारे पास एक ही चीज हो, लीनियर पेजिंग, अगर हम लोग ऑफ कर दें पेजिंग। सेकंड चीज हमारे पास सेवरल पार्शियली ओवरलैपिंग लीनियर टू फिजिकल मैपिंग, कि ठीक है हमने जो है कुछ लीनियर जो पेजिंग हमारे पास है, उसमें हम कुछ पेजेस ऐसे रखेंगे जो दोनों के दोनों एक ही पेज को, दो टास्क है हमारे पास, और दोनों हमारे जब मैप कर रहे हैं तो एक फिजिकल लीनियर एड्रेस को वो कन्वर्ट कर रहे हैं सेम पेज पे। ठीक है, तो जो कॉमन शेयर्ड स्पेस होगा वो हम लोग डिफाइन करेंगे कि ये वाला जो कॉमन स्पेस है, इसमें इसको दोनों टास्क यूज कर सकते हैं, और जो ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल, जो ग्लोबल सेगमेंट है, वो सारे के सारे इसी कॉमन स्पेस में हमारे पास। क्लियर है। उसके बाद हमारे पास टास्क लॉजिकल एड्रेस स्पेस, यानी इसमें जो हमारे पास लॉजिकल से लीनियर में जो कन्वर्ट हो रहा है, उसको भी हमें सही से कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब उसमें भी हमें शेयर्ड स्पेस रखना पड़ेगा, वरना शेयरिंग नहीं हो सकती डेटा। तो उसमें हमारे पास तीन तरीके, या तो हम लोग जीडीडी का यूज करें, कि जो डेटा में जो सेगमेंट हमें शेयर करना है उसको ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल में डाल दें, कोई भी एक्सेस कर सकता है। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम लोग एक एलडीटी को शेयर कर लें, कि एक टास्क एलडीटी को इस वाली एलडीटी को यूज करेगा, दूसरा टास्क जो रन करेगा वो भी इसी एलडीटी को यूज करेगा। तो उससे क्या होगा कि दोनों टास्क आपस में पूरा डेटा शेयर कर सकते हैं, एक टास्क के बाद दूसरे टास्क के सारे डेटा का एक्सेस होगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि बाय डिस्क्रिप्टर एलियासिस इन एलडीटी, कि हम लोग एक एलडीटी में जो डिस्क्रिप्टर है, हमें सिर्फ एक सेगमेंट, छोटा सा सेगमेंट दोनों टास्क के बीच में अगर शेयर करना है, तो इसमें जो डिस्क्रिप्टर है जो सेगमेंट को पॉइंट आउट कर रहा है, वही डिस्क्रिप्टर हम लोग डायरेक्टली कॉपी कर देंगे दूसरे टास्क में, जिससे ये भी उसको एक्सेस कर पाए। ठीक है, कैसा लगा आज का लेक्चर? चलो, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा तुम लोगों को। ठीक है, एक आध बस, अब हम लोग वर्चुअल मोड स्टार्ट कर देंगे, इसके बाद एक या दो लेक्चर में वर्चुअल मोड खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग 6 यूनिट स्टार्ट करेंगे, कोशिश करेंगे कि 15-20 मई से पहले पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। चलो, तो फिर आज के लिए बस इतना ही। आज मैंने कोशिश की है माइक चेंज करने की, तो उम्मीद करता हूँ कि आवाज पहले से बेटर आ रही होगी। कैसी आ रही है बताओ, अल्लाह ना करे कि और खराब हो जाए। चलो खैर, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।